हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज क्लास 12th और यह है आपका लेक्चर 5 है ना, सॉरी 6, इज इट 6? हाँ 6 है शायद, पता नहीं, याद नहीं मेरे को, बट आई थिंक 6 है ना। तो चलिए ये आपका लेक्चर 6 है और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्टेरियो आइसोमर्स की, है ना। स्टेरियो आइसोमर्स आपको थोड़ा सा याद होगा। तो स्टेरियो आइसोमर्स मैंने बोला था कि बाबू रे स्टेरियो आइसोमर्स 2 होता है ना। स्टेरियो आइसोमर्स 2 होता है। कौन कौन होता है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल बात कर चुके थे। हम लोग बात किए थे, पहला होता है ज्योमेट्रिकल स्टेरियो आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, डायरेक्ट बहुत लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं इसको। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब क्या हुआ? जीआई, है ना, जीआई। और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, है ना। मैंने बोला था ऑप्टिकल आइसोमर्स OI, है ना। मैंने बोला था इसमें होता है सिस और ट्रांस, है ना। और इसमें मैंने बोला था आपको इसमें होता है प्लस या फिर माइनस। ये क्यों बोला था, क्या था, वो तो मेरे को नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन हम लोग साथ में मिलके थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्यों है ना, और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स क्यों है, दोनों में डिफरेंट क्या है ना, डिफरेंस क्या है। उससे पहले तो डेफिनेशन इसका, स्टेरियो आइसोमर्स का डेफिनेशन, है ना। तो चलिए देखते हैं स्टेरियो आइसोमर्स क्या है ना। स्टेरियो आइसोमर्स को देखते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा हमेशा, स्टेरियो आइसोमर्स बोलता है कि हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different arrangement of atoms groups, है ना, in space, है ना, ऐसा different arrangement of atoms in space, है ना, groups in space। अगर ऐसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेरियो आइसोमर्स बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आइसोमर्स में आप पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना, या 11th क्लास के सिलेबस में है ये, ठीक है। और दूसरा इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मीनिंग सेम, है ना। कॉम्प्लेक्स में भी इसका मीनिंग सेम है ना। जैसे आपने बोला कि सर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्पेस, है ना, स्टेरियो आइसोमर्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी इसका मीनिंग सेम होता है, कोई अंतर नहीं है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी इसका मीनिंग क्या है? सेम होता है, ठीक है। अंतर कहां पे आता है? तो ये 2 कंपाउंड है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और क्या है, इसको देखते हैं। ये दोनों अंतर कैसे आ गया इसमें? जब दोनों में स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है तो ये एक को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्यों बोल रहे हैं और दूसरों को क्या बोल रहे हैं? स्टेरियो आइसोमर्स क्यों बोल रहे हैं, इसको देखते हैं। तो पहला आपने देखा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और मैंने बता रहा है आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चंस बड़ा सिंपल सा, 4 ही तरह का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, लेकिन वो याद करना आपको बड़ा लगता है। वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यही 2 टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की जहां तक बात है ना, तो जीआई की जहां तक बात करते हो उसके लिए कंडीशन क्या है? तो थोड़ा सा कंडीशन को ध्यान से देखना। इसके लिए कंडीशन बड़ा सिंपल सा है ना। इसके लिए कंडीशन क्या है? जैसे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, सिंपल सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, तो ये 2 कार्बन है, इधर कोई ग्रुप मान लो A है, ये B है, इधर कोई ग्रुप D है और इधर कोई ग्रुप E है, लगा हुआ है ऐसे, ध्यान रखो। तो हमेशा फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए D हमेशा E के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज A हमेशा B के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरा चीज, ये देख रहे हो sp2 है, ये sp2 है, ये सिग्मा A पाई sp2 है ना, प्लानर होना चाहिए, ठीक है ना, प्लानर होना चाहिए। मतलब पहला कंडीशन तुमने क्या देखा? A B के बराबर नहीं होना चाहिए, ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब सेम नहीं होना चाहिए। दूसरा D इज नॉट इक्वल टू E, और तीसरा कंपाउंड मस्ट बी प्लानर। अब वो प्लानर बहुत तरह का हो सकता है ना। स्क्वायर प्लानर हो सकता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल भी हो सकता है ना, ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा इसमें।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखता हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप मेरे को बताइए क्या उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या फिर नहीं है, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल देके पूछता हूँ आपसे, अब बताइए मेरे को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दे दिया ऐसे, अब मेरे को बताओ इसमें पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल भाई। ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। CH3 नॉट इक्वल टू H, और यहाँ भी देखो CH3 नॉट इक्वल टू H, ये sp2 है और ये sp2 है, बिल्कुल इसमें पॉसिबल है ना। तो पहला एग्जाम्पल। दूसरा, कई बार ऐसे ना दे के ऐसे दे देगा तो क्या दिक्कत है, आप उसको क्या कीजिए, इसको अरेंज करके खुद देखिए, इसमें भी पॉसिबल है, सेम चीज़ है ना। तीसरा चीज़, जैसे मान लो मेरे को ऐसा ना दे के ऐसा देता, आप बताओ इसमें पॉसिबल है कि नहीं है। तो बोलोगे सर इधर तो डिफरेंट है, ठीक है ना, लेकिन इधर क्या हो गया, सेम ग्रुप हो गया, तो नहीं इसमें तो पॉसिबल नहीं है सर, है ना, इसमें पॉसिबल नहीं है सर। 4 अब बोलोगे सर देखिए यहाँ पे तो तीनों डिफरेंट है, इधर तीनों डिफरेंट है और यहाँ भी तीनों क्या है, डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट होने के बावजूद ये sp3 है ना, देख रहे हो, ये नॉट प्लानर, और प्लानर अगर नहीं रहेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं आएगी, ठीक है, तो इसमें भी नहीं आए। तो ऐसे आप पता लगा सकते, एग्जाम्पल से आपको, हमको लगता है समझ में आ गया होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते किसको है ना। हमेशा प्लानर होना चाहिए और जो साइड वाइज जो देख रहे हो ग्रुप्स वो डिफरेंट होना चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा। सेम थिंग हैपेंस इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी सेम चीज ही होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कुछ अलग नहीं होता है, यही चीज इसमें भी होता है, ठीक है ना। सेम थिंग हैपेंस इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, हमेशा नोट कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। हमेशा पहला, जैसे ही कोई ग्रुप, तो पहला ग्रुप है तुम्हारा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, है ना, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो 2 केस बनता है, आपको मैंने बताया था इसमें 2 केस बनता है ना, और वो 2 केस क्या क्या बनता है वो भी आपको पता है। तो पहला केस मैंने बताया था हो सकता है कि sp3 हो जाए, और दूसरा केस मैंने बताया था हो सकता है dsp2 हो जाए। BVT याद कीजिए, sp3 जब होता है तो क्या होता है, टेट्राहेड्रल, और जब dsp2 होता है तो क्या होता है, स्क्वायर प्लानर। अब मेरे को बताओ इसमें प्लानर कौन है, टेट्राहेड्रल मतलब क्या, कोई अगर तुमको दे दिया ml4, देख रहे हो है ना, और कोई यहाँ पे दे दिया तुमको, या मान लो यहाँ पे मैंने L1 L2 L3 L4 कोई 4 अलग अलग लिगैंड्स ही ले लिए हैं, यहाँ पे भी L1 L2 L3 L4 को या 4 अलग अलग लिगैंड्स ले लिए हैं। तो यहाँ पे तुम जब बनाओगे L1 L2 L3 L4, भाई प्लानर नहीं है, ये तो टेट्राहेड्रॉन हो गया है ना, ये तो टेट्राहेड्रल हो गया, और टेट्राहेड्रल हो गया नॉट प्लानर हो गया। तो ध्यान रखना इसमें नो GI, यहाँ पे कोई GI नहीं आएगा, नो GI, टेट्राहेड्रल के लिए कोई GI नहीं आएगा, है ना। लेकिन इसमें देखिए, इसमें आ जाएगी, क्योंकि एक स्क्वायर प्लानर है ना, तो इसमें आ जाएगी। प्लानर हमको चाहिए बस, है ना, L1 L2 L3 L4 ये प्लानर है, स्क्वायर प्लानर, तो स्क्वायर प्लानर है तो इसमें क्या हो जाएगा, GI शो करेगा, है ना, GI शो करेगा, ठीक है, GI शो करेगा। चलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिए। GI क्यों नहीं शो किया, इसका रीजन पता चला आपको, वो प्लानर नहीं है, लेकिन ये प्लानर है इसलिए GI शो कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर इसमें GI है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो थोड़ा सा एक और रिजल्ट यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग मान लेते हैं, लेट हम एक एब्रिविएशन यूज करते हैं, M को हम मेटल से समझते हैं, है ना, A मतलब मोनोडेंटेड लिगैंड, कोई भी मोनोडेंटेड लिगैंड को A बोल देते हैं, मोनोडेंटेड लिगैंड, है ना, मोनोडेंटेड लिगैंड, ठीक है। AA मतलब होता है सेम बाइडेंटेड लिगैंड, सेम बाइडेंटेड लिगैंड क्या होता है, जैसे देखो EN तुम्हारा हो गया, तो ये सेम है डोनर, ये है बाइडेंटेड
लेकिन देखो यहाँ भी NH2 डोनेट कर रहा है और यहाँ भी NH2 डोनेट कर रहा है, तो दोनों जगह सेम डोनेशन हो रहा है ना। लेकिन अगर मैं वही AB कर दूं तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट बाइडेंटेड लिगेंड, है ना। डिफरेंट बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या हो गया बाबू, जैसे देखो हम ग्लाई ले लेते हैं, तो ग्लाई में एक जगह क्या होता है, COO माइनस होता है ना, होता है ना, एक लोन पेयर यहाँ से और एक CH2, और उधर साइड डिफरेंट होता है, NH2 डोनेट करता है, दो डोनेट करता है, लेकिन एक तरफ NH2 और एक तरफ COO, इसको AB बोलते हैं, क्या बोलते हैं, AB, है ना। या बहुत बार हम A B अगर ऐसे बोले, ठीक है ना, या C बोले, तो ये सब में मोनोडेंटेड लिगेंड से भर जाएगा। A बोले तो सेम बाइडेंटेड लिगेंड हो जाएगा, और AB बोले तो डिफरेंट। तो ये आप एब्रिविएशन याद कर लिए। इससे क्या फ़ायदा होगा उसको मैं बताता हूँ। जैसे आपने बोला कि सर अब तो DsP2 की बात करनी, इसकी बात करनी नहीं है ना, टेट्राहेड्रल में तो होता ही नहीं है, तो इसकी तो बात करनी ही नहीं है ना। अब हमको किसकी बात करनी है, DsP2 की बात करनी है। उसमें क्या दिक्कत हो रहा है, चलिए DsP2 की बात कर लेते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है ना। DsP2 की हम लोग बात कर लेते हैं। अब आपको ये तो पता है कि A B आपस में डिफरेंट होने चाहिए और D और E आपस में डिफरेंट होने चाहिए। तो देखो अगर हम केसेस लेते हैं, केस लेते हैं, कोई भी केस, जैसे मान लो सिंपल से लेते हैं, अगर कोई लिगैंड A है और MA4 ले लिया मैंने, तो पॉसिबल है, नहीं है, तब तो चारों अलग अलग नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि मेरा जो A है और इधर जो मेरा ये डिफरेंट होना चाहिए ना, AB और इधर CD, ये दोनों आपस में डिफरेंट होना चाहिए, है ना। तो अभी तो ये A4 है, तो यहाँ भी A हो जाएगा, तो देखो सेम हो गया ना, तो ये दिक्कत कर जाएगा, ये नहीं पॉसिबिलिटी है। चलो हम क्या करते हैं, MA3 ले लेते हैं, 3 एक तरह का और B अलग, है ना। तो अभी बताओ क्या हो जाएगा, जब तुम मेटल रखोगे तो यहाँ पे A, यहाँ पे A, ठीक है ना, यहाँ पे A और यहाँ पे B। देखो इधर तो ठीक है लेकिन इधर गलत, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है तुम्हारा, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे MA2B2 ले लेते हैं। तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो जाएगा। कैसे, तो देखो भाई कैसे पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर तुम मान लो A कर दिए, यहाँ पे B कर दिए, और यहाँ पे भी A कर दिए, यहाँ पे B कर दिए, देखो डिफरेंट डिफरेंट आ गया ना, तो ये पॉसिबिलिटी एक है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से मैं आपको रिजल्ट बना देता हूँ, MAB का होल ट्वाइस अगर कर दें तो बाइडेंटेड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अब बोलोगे सर सेम वाला क्यों नहीं किया, अगर सेम वाला करोगे तो फिर तो सेम आ जाएगा ना, डिफरेंट वाला करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी बन सकता है मेरा, ठीक है ना। उस तरह से MA2BC एक पॉसिबिलिटी है ये, है ना, MA2BC भी पॉसिबल है ना। उसी तरह से MABCD ये भी पॉसिबिलिटी। तो इसमें 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब एक एक करके सबको हम लोग देखते हैं, एक एक करके सारा हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी इसमें है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने बोला A2BC, तो क्या क्या A2B2 बोला मैंने, तो क्या क्या एग्जाम्पल्स के हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला आपको कि सर पहला केस MA2 और B2, है ना, MA2B2। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 2, है ना। कैसे, तो अगर सेम साइड रहा, अगर सेम साइड रहा तो सिस इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं भाई, सिस। और अगर डिफरेंट साइड रहा तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ट्रांस। क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्रांस। अगर सेम साइड रहा तो सिस और डिफरेंट साइड रहा तो ट्रांस। कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, कोई भी मेटल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया A2B2 है आपका, तो मैं यहाँ पे प्लैटिनम A की जगह NH3 ले लेता हूँ और B की जगह कुछ भी जो मोनोडेंटेड लिगैंड हो, Cl का होल ट्वाइस, PT NH3 है, Cl2, है ना। अब देखें क्या करते हैं, स्क्वायर प्लानर तो आता है ये, है ना, स्क्वायर प्लानर है। यहाँ पे प्लैटिनम दे देते हैं, यहाँ पे एक NH3 मैं कर देता हूँ, है ना, सेम साइड कर देते हैं, और इधर भी NH3 मैं कर देता हूँ सेम साइड। यहाँ पे मैं Cl कर देता हूँ और यहाँ पे मैं Cl कर देता हूँ। देखो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों भी डिफरेंट है, कोई दिक्कत। लेकिन देखो ये दोनों सेम साइड है ना, सेम साइड हो गया, और ये भी सेम साइड हो गया, तो इसको बोलते हैं सिस प्लैटिन। क्या बोलते हैं, सिस प्लैटिन, ठीक है।
उस तरह से अगर डिफरेंट करना है तो देखो यहाँ पे प्लैटिनम मैं रख देता हूँ एकदम आराम आराम से। देखिए यहाँ पे प्लैटिनम में रखता हूँ, NH3 को इधर ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो डिफरेंट मेरे को चाहिए Cl, चलो Cl डिफरेंट कर दिए, लेकिन इधर मैं कर देता हूँ ना Cl अपोजिट में कर देता हूँ और NH3। देखो अभी क्या हो रहा है, ये दोनों डिफरेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लानर है तो अभी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। लेकिन देखो ये दोनों डिफरेंट साइड हो गया ना, देखो तो ये अपोजिट साइड हो गया, तो जब डिफरेंट साइड हो जाएगा तो इसको बोलेंगे ट्रांस प्लैटिन। क्या बोलते हैं? ट्रांस प्लैटिन। तो कितना आइसोमर्स हुआ? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना हो गया इस केस में? 2। नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना हो गया? 2। ठीक है ना। अब देखो हम लोग आगे बात करते हैं। तो अगला जो है मेरा वो है कि सिस्प्लैटिन। ये जो सिस्प्लैटिन देख रहे हो ना तुम, ये सिस्प्लैटिन है मेडिसिन ऑफ कैंसर, है ना। सिस्प्लैटिन जो होता है मेडिसिन ऑफ कैंसर होता है, ये याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अब दूसरा एग्जांपल जो था, ये तो पहला केस हुआ आपका, है ना। दूसरा केस क्या था? तो मैंने बोला था MAB का होल ट्वाइस, ये दूसरा केस है। जैसे कोई एग्जांपल ले लो, इसमें भी जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएगा तुम्हारा वो कितना होगा? 2 ही होगा। कितना होगा? 2 ही होगा। तो चलिए ले लेते हैं। कैसे? कोई भी, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे कुछ भी, मैंने प्लैटिनम ही ले लिया, है ना। प्लैटिनम हमेशा स्क्वायर प्लैनर शो करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ले लिया मैंने ग्लाई और होल ट्वाइस, ऐसे करके देखो। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कुछ भी, जैसे Cl2 ले लिया, चलो। तो यहाँ पे प्लैटिनम +2 में आ गया, है ना। अब देखो सिंपल सा है, हम क्या करने वाले हैं, ये ग्लाई क्या है? तो ग्लाई आपको पता है, बड़ा सिंपल सा है। प्लैटिनम ग्लाई का मतलब ही होता है NH2 CH2 और C+, है ना। और देखो एक लोन पेयर इसको दिया NH2 वाला और एक लोन पेयर C+- वाला। इधर भी मैं कर देता हूँ NH2 CH2 और C+। एक लोन पेयर यहाँ से दिया और एक लोन पेयर यहाँ से दिया। चलो देखो, तो देखो इसमें दिक्कत क्या है, ये सेम साइड है, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सेम साइड आ गया तो क्या हो जाएगा? ये सिस, है ना। अब देखो सिस जब हो गया तो ट्रांस भी देख लेते हैं, सिंपल सा एकदम ट्रांस बना के देख लेते हैं। प्लैटिनम यहाँ पे जैसे ही तुम किए NH2 कोई दिक्कत नहीं है, CH2 C+- कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे जब NH2 है ना तो यहाँ पे उल्टा कर दो, C+- CH2 और NH2। देखो अब डिफरेंट हो गया, देखो डिफरेंट हो गया ना, अपोजिट साइड हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? ट्रांस। देखो इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना आ गया? 2 आ गया। चलिए आगे देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। एकदम छोटा एग्जाम्पल्स करते रहते हैं हम लोग, है ना। तो इससे हम लोग का जल्दी खत्म हो जाएगा। और एग्जाम्पल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सब रिजल्ट याद रखिएगा तो आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। रिजल्ट्स याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, याद रखिएगा। एकदम नहीं बनेगा, आप टच नहीं कर पाइएगा उसको, और बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ट्रिक से एकदम बांधा हुआ है, ठीक है, और ट्रिक आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए तीसरा है, जैसे मैंने मान लिया, तीसरा क्या था मेरा? A2BC। क्या था मेरा? A2BC, है ना, MA2BC था। चलिए देख लेते हैं A2BC था तो। जैसे कोई एग्जांपल इस पे ले लिया मैंने ले लिया PT, है ना, PT NH3 का होल ट्वाइस ClBr, ऐसा कुछ ले लिया। चलो अभी तो ये एग्जांपल पॉसिबल है ना। प्लैटिनम में क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आप एक्सेप्शन याद है ना, प्लैटिनम स्क्वायर प्लानर होता है, इसीलिए मैं बार बार प्लैटिनम ले रहा हूँ। आप एग्जांपल्स कुछ भी ले सकते हैं, इस तर्ज पे बहुत सारे एग्जांपल्स बैठते हैं, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं पहला सिस में के लिए क्या होना चाहिए? सेम साइड होना चाहिए, है ना, सेम साइड। तो प्लैटिनम इधर मैं NH3 रख देता हूँ। अब यहाँ NH3 तो नहीं रख सकते भाई, यहाँ तो NH3 नहीं रख सकते, तो Cl मैं रख देता हूँ यहाँ पे Cl, ठीक है ना। अब देखो जब NH3 सिस रखना है तो यहाँ पे NH3 तो पक्का होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए, और ये Br देखो एक तरफ है ना, और ये दोनों डिफरेंट तो सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो गया सिस, है ना। और देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? इधर अगर मेरे को ट्रांस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो प्लैटिनम इधर NH3 है, तो अगर NH3 इधर है तो उल्टा NH3 अपोजिट में डाल दो, और इधर ClBr को टच मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अपोजिट हो गया, एक भी अगर अपोजिट है तो काम बन गया आपका। तो ये क्या हो जाएगा?
ट्रांस, है ना। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना हो जाएगा बाबू, देखो नंबर ऑफ GI कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ GI, ये 2 हो जाएगा, बड़ा आसान से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे हम लोग देखते हैं चौथा रिजल्ट। और चौथा रिजल्ट जो है IIT एडवांस में डायरेक्ट पूछे हुए हैं, क्योंकि उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 नहीं आता है, 3 आता है ना। बहुत बार लोग जो है 2 याद कर लेते हैं, और जहाँ पे एक्सेप्शन होता है तो वहाँ तो पूछेगा ही आपसे। जैसे आपका था MABCD, है ना, MABCD, ठीक है, आपका था MABCD। तो ध्यान रखिए एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जैसे कुछ भी ले लो ना, प्लैटिनम, है ना, एक मैं NH3 ले लेता हूँ, एक HOH ले लेता हूँ, एक Cl ले लेता हूँ, और एक Br ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी। देखो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या MABCD पे ही रख के समझ जाओ, इसको मैं नहीं बनाता, MABCD पे रख के समझ जाओ। चलो देखो कैसे, ये प्लैटिनम है तुम्हारा, है ना, प्लैटिनम है तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लिखे A, B, C और D, चारों डिफरेंट है, एक पॉसिबिलिटी हुआ। चलो B और C को एक्सचेंज कर दो आपस में, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक प्लैटिनम, ये तो जैसे था वैसे ही AD रह गया, B और C आपस में एक्सचेंज हो गया तो C और D, अब है ना, सॉरी अब B हो जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों को चेंज कर दो, इन दोनों को चेंज कर दो, बाद बाकी सब सेम रखना, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो प्लैटिनम है तुम्हारा, A को सेम रखने बोल रहे हो, B को इधर कर दो, D को उधर कर दो, और C। देखो एक पॉसिबिलिटी आ सकता है इसमें, अब इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं आ सकता है। अब तुम जैसे ही AB को चेंज करोगे तो देखो तुम्हारा कोई अलग जो बनेगा वो सेम बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होता है वो 3 होता है, कितना होता है, 3 होता है। बाद बाकी सब में 2 होता है, लेकिन इसमें 3 होता है। तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 रहेगा तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बन सकते हैं, तो कितने बने, 2 2 2 6 और 3 9, 9 बन सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या क्या केसेस है, रिजल्ट्स एक बार कलेक्ट करते हैं हम लोग, है ना, रिजल्ट कलेक्ट करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो रिजल्ट जब कलेक्ट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, है ना। तो रिजल्ट क्या क्या हुआ, देखिए इसको, रिजल्ट क्या क्या हुआ। तो पहला रिजल्ट तो बड़ा सिंपल सा हुआ भाई, पहला रिजल्ट तो ये हुआ कि आपको याद रखना है MA2B2, ये पहला केस है। दूसरा केस क्या हो सकता है, MAB का होल ट्वाइस, है ना। तीसरा केस क्या हो सकता है, MA2BC, और चौथा केस क्या हो सकता है, MABCD, है ना, ऐसा हो सकता है। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हुए, 2, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 3, टोटल कितने हो गए, 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना। तो ये रिजल्ट्स याद रखिएगा, ये किसके लिए है, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4, है ना। इसमें कोई पूछेगा किसके लिए किए, DSP2 के लिए ना, तो ध्यान रखिएगा हमेशा DSP2 के लिए होता है, SP3 के लिए कोई आइसोमर्स नहीं होता है। तो ये रिजल्ट हो गया आपका, ठीक है, सिंपल सा एकदम। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए नोट 2, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होगा तब उसके लिए क्या क्या रिजल्ट्स होंगे। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होगा तो उसके लिए क्या रिजल्ट हो सकता है हमारा। फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6, है ना, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो इसमें 2 केसेस होते हैं, आपको पता है ना, एक होता है sp3d2 और दूसरा होता है d2sp3, है ना, 2 केसेस होते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों का शेप एक ही होता है, ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो भाई स्क्वायर टर्म तो आ गया आपका, और जब स्क्वायर टर्म आ गया तो यहाँ पे GI एप्लीकेबल हो सकता है ना, GI एप्लीकेबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए इसमें केसेस क्या क्या होते हैं तो याद रखिएगा रिजल्ट्स, पहला MA4B2, दूसरा MA का होल ट्वाइस मतलब 4, है ना, MA का होल ट्वाइस B2, MA3B3, आपका आ जाएगा MA2B2C2, और फिर MABCDF। देखिए 6
इसमें 5 रिजल्ट आया, सॉरी 5 रिजल्ट, ठीक है 5 रिजल्ट आया। A4B2, A का होल ट्वाइस B2, A3B3, A2B2C2, ABCDEF, है ना 5 रिजल्ट। एक एक करके सारा देखते हैं, है ना। चलिए पहला आपका MA4B2, है ना, MA4B2। इसमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, CONH3 का होल 4 और Cl2, और यहाँ पे प्लस 1 ले लिया। चलो अब देखिए ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा मेरे को। अब देखो तो A के जगह पे NH3 है और Cl2 है, ठीक है। अब देखो स्क्वायर प्लानर है ना, कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ये तो आपको पता ही है, स्क्वायर बाइपिरामिडल का ऐसा फिगर होता है, सिंपल सा है। NH3 तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट, अब बोलोगे सर ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। NH3 यहाँ पे NH3 कर दीजिए। मेरा इससे मतलब है अगर इधर Cl है और इधर Cl आ जाएगा तो ट्रांस होगा, है ना, और अगर नहीं होता है तो ट्रांस नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक पॉसिबिलिटी और हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, एक ऊपर Cl मैं कर देता हूँ, नीचे Cl। देखो ये क्या होगा, इसमें नहीं हुआ, ये सिस है तुम्हारा, है ना, लेकिन ये क्या हो गया तुम्हारा, ट्रांस हो गया। कैसे पता लगा ट्रांस है, Cl Cl डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पे NH3 1 2 3 और 4, ये तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसे पता लगाते हैं सिस और ट्रांस। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका था A2B2, है ना, A2B2 था, है ना, दूसरा आपका था A2B2। चलिए उसको भी देख लेते हैं। है ना, ये था आपका। तो यहाँ पे कर देते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं एक, और वो है COEN का होल ट्वाइस और Cl2। चलो ऐसा कुछ ले ली, प्लस, काम बन गया आपका। चलिए EN तो जान ही रहे हो, EN क्या है ना, EN NH3 CH2 NH2 को बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली वो है आपका। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये कोबाल्ट है, मैंने बोला ना Cl को एक तरफ ऐसे रख दो, है ना, और यहाँ पे EN है तो एक EN यहाँ पे देगा ऐसे, और फिर तुम्हारे पास एक EN है तो एक EN ऐसे देगा, और 2 ही EN है तुम्हारे पास, ठीक है। और फिर कोबाल्ट, Cl को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांस। देखो Cl उल्टा नहीं था, सिस, Cl उल्टा हो गया, क्या हो जाएगा, ये ट्रांस, है ना। उसके बाद जो है लिख दो यहाँ पे EN और EN, देखो ये स्ट्रक्चर बन गया इसका, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तीसरा हो जाएगा A3B3, तीसरा यही था शायद, MA3B3, ठीक है, MA3B3। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। तो एग्जाम्पल जैसे ही लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका बाबू, कोबाल्ट A3 आ गया, इसका मतलब मान लो NH3 का होल ट्वाइस ले लेते हैं, और B3 आ गया तो Cl3 ले लेते हैं, सॉरी। ऐसा करने से ये कंपाउंड सेटिस्फाई हो गया। अब देखो सिंपल सा, एकदम सिंपल सा, कोबाल्ट एकदम आसानी से फिगर बनाना सीखिए। NH3 मैंने बोला ना Cl को डिफरेंट जगह, तो Cl Cl और यहाँ पे Cl, और ये NH3, है ना, और नीचे NH3 कर देता हूँ मैं, है ना। अब देखो फायदा हो गया इससे मेरे को, अभी Cl डिफरेंट डिफरेंट नहीं ना आया, तो ये सिस आ गया। ट्रांस लाना है, क्या करना है, बस सिंपल सा, कोबाल्ट है, Cl को अपोजिट कर दीजिए, और बाद बाकी जो बचा लिख दीजिए, NH3 NH3 Cl NH3, ठीक है। देखो ये हो गया आपका ट्रांस, MA3B3। इसको बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं, फेशियल, क्या बोलते हैं, फेशियल या फैक बोलते हैं, है ना, और इसको बोलते हैं मेरिडोनल, है ना, इसको मर बोलते हैं, है ना।
तो फैक मर भी होता है इसमें, A3B3 में फैक और मर भी होता है, फेसियर और मेरिडोनल। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। फेसियल मेरिडोनल क्या होता है सब डिटेल में आइसोमरिज्म जब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो भी आएगा, अभी तो याद कर लीजिए। MA3B3 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में एक केस होता है फेसियल और मेरिडोनल का। ठीक है, फोर्थ देखिए, चौथा में आपका MA2B2C2, MA2B2C2। एग्जाम्पल क्या है इसका, तो सिंपल सा देख लेते हैं। CO NH3 का होल ट्वाइस, Cl का होल ट्वाइस और Br ट्वाइस, ऐसे कर देते हैं। चलिए, है ना, ऐसा कर देते हैं, कोई भी कंपाउंड ले ली। अब ये A2B2C2 तो है, चलिए इसमें देखते हैं केसेस। ये कोबाल्ट है आपका, भाई पहले तो बना लो स्ट्रक्चर, है ना, कोई दो डिफरेंट अलग अलग रखना है। तो चलो यहाँ पे मैं Cl और Cl को ऐसे कर दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया Br, यहाँ पे NH3, यहाँ पे Br और यहाँ पे NH3। चलो कुछ भी ले लिया। और देखो दूसरा केस क्या हो सकता है, कोबाल्ट, Cl को डिफरेंट कर दिया बस। देखो जैसे ही Cl यहाँ पे, ये सिस था क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइड देखना है सिर्फ, ये सिस और ये अपोजिट साइड, तो देखना है ये ट्रांस हो गया तुम्हारा। ठीक है, उस तरह से, और बाद बाकी सब उतार दो, NH3 Br Br NH3। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छा करना है तो ऐसे भी बहुत लोग लिख देते हैं, NH3 Br और Cl। ठीक है, पांचवा देखें, पांचवा याद रखिएगा, अभी तक तो दो दो था, लेकिन पांचवा में कितना पॉसिबिलिटी होता है, अभी याद कर लिए तो ज़्यादा बेटर है, वो बनाना बड़ा मुश्किल है। अभी तो मैं पिक्चर आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे करके, है ना। आइसोमरिज्म में पिक्चर बनाना बहुत मुश्किल काम है ना, ABCDEF, है ना। तो अभी बताइए, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो होता है वो जो होता है वो 15 होता है। कितना होता है, 15, ये ध्यान रखिएगा, है ना, 15। अब रिजल्ट देखिए, इसमें कौन कौन सा केस हुआ, तो इसमें हुआ MA4B2, MA का होल ट्वाइस B2, फिर आपने देखा MA3B3, फिर आपने देखा MA2B2C2, फिर आपने देखा MABCDEF, है ना। इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 15, है ना। इसमें एक चीज़ मैंने बताया, इसमें फैक और मर भी होता है, ये चीज़ मैंने बताया आपको नया, तो ये रिजल्ट है, आप याद रखिए, बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। ये सब याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लेकिन याद रहना इम्पोर्टेंट है। आइसोमरिज्म टफ ही है इसलिए क्योंकि इसमें कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, है ना। कंफ्यूजिंग टर्म्स को आपको थोड़ा सा दूर करना होगा। वो कैसे कर सकते हो, लिख के, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा, बस जितना रिजल्ट्स में बता रहा हूँ उतना ही होता है, और रिजल्ट से ही आप याद कर सकते हो, है ना। समझने के लिए तो रिजल्ट्स रटने के बाद ही आपको समझ में आ रहा होगा, आप जब कीजिएगा प्रैक्टिस तो आपको पता चलेगा, रटने के बाद ही समझ में आता है, ठीक है। तो ये था टोटल आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कॉन्सेप्ट। अगला है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। क्या है अगला, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो चलिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को एक बार देख लेते हैं हम लोग कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या क्या होता है, ठीक है। तो अगला है आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में कंडीशन क्या है, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कुछ कंडीशन था, वैसे ही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का भी कुछ कंडीशन होता है। तो ये कंडीशन क्या है उसको देखना है आपको थोड़ा सा। तो कंडीशन याद रखिएगा, पहला, जैसे कोई आपका कार्बन, है ना, फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही चलते हैं हम लोग, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलते हैं। तो कोई कार्बन है A, B, D और E, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, मैंने 4 बॉन्ड बनाया। अगर इफ A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू D इज नॉट इक्वल टू E, अगर ये चारों आपस में बराबर नहीं रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन, या फिर इसको कायरल कार्बन भी बोलते हैं, कायरल कार्बन, है ना, कायरल कार्बन भी बोलते हैं,
यही जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज कोई नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे, एग्जांपल्स हैं ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें एग्जांपल्स नहीं होता है, सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ऑर्गेनिक में ले सकते हैं एग्जांपल, बेसिकली कॉम्प्लेक्स में नहीं ले सकते, है ना। तो ऑर्गेनिक में कोई एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया CBr, यहाँ पे Cl ले लिया, यहाँ पे मान लो कुछ भी ले लिया, जैसे F ले लिया, और यहाँ पे कुछ भी ले लिया, जैसे H ले लिया। चलो देखो, सब डिफरेंट डिफरेंट है ना सारा, ये F है, ये H है, ये Cl है, ये Br है, तो ये क्या हो जाएगा, कायरल। ये क्या करेगा, सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। अगर दो सेम भी हो गया, अगर ये H है और ये H है और ये Br है और ये Cl है, तो देखो सेम हो गया, नॉट कायरल, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। तो डिफरेंट होना जरूरी है, डिफरेंट होना जरूरी है। ठीक है, अब चलिए, अब तो पता चल गया कंडीशन क्या है ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। तब हम लोग अब थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इसको, तो ये आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें टेट्राहेड्रल के लिए कोई जगह नहीं है, है ना। कैसे जगह नहीं है वो तो हम लोग देखेंगे अभी फिलहाल, है ना। कैसे जगह नहीं है वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला केस, फॉर कंडीशन नंबर इज इक्वल टू 4। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें तो क्या होना चाहिए, M L1 L2 L3 L4 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है भाई इसके लिए क्या होना चाहिए, मेरा L1 L2 L3 और L4 चारों अलग अलग होना चाहिए। जब तक L1 इज नॉट इक्वल टू L2 इज नॉट इक्वल टू L3 और L4 होगा, तब तक ना ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन नो एनी कंपाउंड एग्जिस्ट, कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा, ठीक है ना। इसीलिए इसमें नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है ना। ना तो sp3 में होगा और ना ही dsp2 में होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि L1 L2 L3 L4 चारों लिगेंड्स अलग, है ना, वो नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या होगा, कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो अब मेरे पास बच गया क्या भाई, मेरे पास बच गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6, उसमें होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होगा। चलिए देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कौन कौन होगा। दूसरा देख लेते हैं, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6, इसमें हो सकता है पॉसिबिलिटी, इसमें पॉसिबिलिटी कौन कौन सा हो सकता है, तो MA का होल थ्राइस, MAB का होल थ्राइस, MA का होल ट्वाइस B2, MA का होल ट्वाइस BC, MAA BC, है ना। AA यहाँ पे कर लो A2, 4 5 6 हो गया ना, तो 2 4 और 6 B2 C2, फिर आ गया तुम्हारा M A2 B2 C2, और फिर M A B C D E F, ये हो गया। देखो 7 हुआ कि नहीं, 3 और 4 7, हाँ 7, ठीक, ये ऐसा पॉसिबिलिटी है ना, इसमें ऐसा होता है। अब देखिए इसमें पॉसिबिलिटी है, ये सब में 2 2 होता है, सब में 2 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, 2 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यही है कि इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप याद नहीं रखते हो तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे को पढ़ाने से। मैंने बताया ना, ये एडवांस का टॉपिक है, फुल्ली एडवांस का टॉपिक है ना। नीट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फुल्ली एडवांस टॉपिक, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों मिला देगा तो IT एडवांस का फेवरेट टॉपिक है। बोर्ड के लिए कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ध्यान रखिएगा। बोर्ड के लिए आपका वही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही काफ़ी था, लेकिन जब स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो तो नीट और ये पूरा बायस्ड हो गया कंपटीशन पे, ठीक है। चलिए तीसरा, तो तीसरा की जब बात करते हो तुम थर्ड की, तो थर्ड में पहला तुम देख रहे हो क्या भाई, MAA, AA का होल थ्राइस, सॉरी पहला ही अभी डिस्कस कर रहे हैं, MAA का होल थ्राइस। इसमें कोई भी ले लेता हूँ मैं, कोबाल्ट EN का होल थ्राइस ले लेता हूँ और 3+, ऐसा कुछ ले लिया मैंने कोई कंपाउंड, ठीक है। तो बनाओगे, अब भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वही स्क्वायर पाई पिरामिडल होगा, एक ही केस बच सकता है उसमें तो, है ना। तो चलो एक EN ऐसे
एक EN ऐसे, या ऐसे ले लो, कोई EN ऐसे ले लो, और एक EN ऐसे। इसमें क्या होता है, एक मिरर रखना होता है आपको, जस्ट एक मिरर रख दीजिए। और मिरर रखने पे क्या हो जाएगा बताओ, तो स्पेशल अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा। जैसे ही मिरर रखोगे तो देखो ये क्या होगा, जस्ट बना के देखो तुम खुद से। मिरर रखोगे तो ये EN जो था अभी ऐसा दिखेगा कुछ तुमको, देखो तो ध्यान से, सॉरी, ये EN रखोगे तो ऐसा दिखेगा कुछ ऐसा। चलो दिख रहा है ऐसा, मेरे को तो दिख रहा है, आप देखिए उल्टा दिख रहा है ना। इसी को बोलते हैं प्लस, है ना, डेक्स्ट्रो भी बोलते हैं, है ना, या आर भी बोलते हैं, ठीक है ना, आर भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं माइनस, है ना, ठीक है। और लीबो बोलते हैं इसको, या एस भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। प्लस और माइनस, इसको प्लस और इसको माइनस। डेक्स्ट्रो डी और एल भी बोलते हैं, आर और एस भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना हो गया यहाँ पे, 2 हो गया, देख लीजिए। ऐसा ही सारा का मैं करते जाऊंगा। AB3 है, AB3 का देख लेते हैं, AB3 का देख लेते हैं। AB3 का देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कोई ले लिया एग्जांपल, कोबाल्ट, और AB जैसे ग्लाई 3 और 3+, ऐसा कुछ ले लिया मैंने, ग्लाई ले लिया। ग्लाई समझते हो ना, AB उल्टा। तो देखिए स्ट्रक्चर बनाना है सिंपल सा, आपको तो पता चल ही गया कि 2 2 है तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। हाँ, ग्लाई ग्लाई ग्लाई, है ना। फिर यहाँ पे मिरर ले लीजिए एक, यहाँ पे उल्टा कर दीजिए इसको, ग्लाई ग्लाई और ग्लाई, ठीक है। इसको प्लस डेक्स्ट्रो आर माइनस लीबो एस ऐसे बोलते हैं। बहुत लोग प्लस माइनस बोलते हैं, बहुत लोग डी और एल बोलते हैं, डेक्स्ट्रो लीबो, बहुत लोग आर और एस भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा आपने देखा था, क्या था भाई, तीसरा था ए का होल ट्वाइस, है ना, और B2 ऐसा था। तो EN का होल ट्वाइस और Cl2 मैं कर देता हूँ, और यहाँ पे प्लस मैं कर देता हूँ। चलिए ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, तो EN का होल ट्वाइस हो गया और Cl ट्वाइस हो गया, है ना। तो EN को ऐसे छोड़ देते हैं, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl लगा देते हैं, ठीक है। चलिए EN ऐसे ही छोड़ दिए, यहाँ पे Cl लगा देते हैं और यहाँ पे Cl लगा देते हैं। चलिए एकदम सिंपल सा हो गया, बन गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए अगला 4th नंबर क्या था आपका, तो 4th नंबर देख लेते हैं। वो था आपका A का होल ट्वाइस और BC था ना, BC था। तो यहाँ पे बस A का होल ट्वाइस था, तो EN का होल ट्वाइस और B Cl और BR कर देते हैं और प्लस, सेम चीज़, बस अंतर कुछ नहीं। जो ग्लाई था उसके जगह EN कर दीजिए आप, EN मैं यहाँ पे EN कर देता हूँ, यहाँ पे EN कर देता हूँ, एक जगह BR कर देता हूँ, एक जगह Cl, और एक जगह यहाँ भी BR कर देता हूँ, एक जगह Cl। देखिए उल्टा बन गया। वैसे ही अगला 5वां देख सकते हो, MAA और B2C2 था शायद, है ना। तो चलिए इसका बनाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका बाबू, कोबाल्ट EN Cl2 Br2 और माइनस। चलिए सब एक EN था, तो देखिए इसको कैसे बनाता हूँ मैं, EN, या आगे से EN को भी डाल सकते हैं आप, ऐसा कोई कसम नहीं खा के रखा है मैंने, है ना। EN यहाँ से भी डाल सकते हैं, इससे आसानी रहेगा आपको थोड़ा सा पकड़ने में, है ना। अब देखिए Cl या Br Cl यहाँ पे कर सकते हो, एक Br यहाँ पे कर सकते हो, है ना। ऐसा करने से भी अच्छा रहेगा। Br यहाँ पे Br Cl और Cl, देखिए, है ना, अलग अलग हो गया। उस तरह से यहाँ पे देखिए 6th
6 था आपका A2B2C2, है ना। तो यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, जैसे NH3 का होल ट्वाइस, है ना, Cl ट्वाइस, Br ट्वाइस और माइनस, ऐसा कुछ ले लिया मैंने। चलिए, तो NH3 का होल ट्वाइस लिया, तो देख लीजिए भाई, En को हटा दीजिए, मिटा दीजिए, और NH3 का होल ट्वाइस में बनाइए। कुछ नहीं करना है, बस उल्टा पुल्टा करते रहना है मिरर पे, जैसा आप बनाइएगा वैसा बन जाएगा। Cl Cl, यहाँ पे Br, यहाँ पे NH3 कर दो, यहाँ पे NH3 कर दो, यहाँ पे Br कर दो, तो यहाँ पे NH3 हो जाएगा। उल्टा देखो तो कैसा हो जाएगा, Cl Cl होगा ना ऐसा। और फिर तुम्हारा पीछे भी Br था और यहाँ पे NH3 था, जैसा बनाओगे वैसा बन सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। सातवां लास्ट, तो सातवां शायद था आपका A2B2C2, तो कर ही लिए, था आपका ABCDEF, है ना, सब अलग अलग। तो सब अलग अलग है तो सब अलग अलग बना लीजिए। कोबाल्ट F Br Cl, है ना, HOH NH3, देख लीजिए भाई, F Br Cl 3 4 5 हुआ ना, एक और कोई तो NH3 ले ही लिए हैं, कोई ले लीजिए, OH ले लीजिए, है ना, तो आपका यहाँ पे माइनस लग जाएगा। चलिए अब बना लीजिए फटाफट, F Br Cl HOH OH NH3, सब अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, F Br, उल्टा देखिए, ये Cl का Cl, इधर उल्टा HOH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। देखिए हाँ भैया, मोर ज्योमेट्रिकल मस्त। तो देखिए सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करते हैं, सारा का रिजल्ट एक बार बना देते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आज हम लोग, है ना, कुछ क्वेश्चन इस पे कैसे पूछा जाता है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मेरे को लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने इस पे बहुत सारा क्वेश्चन देखा हुआ है ना, और एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए और इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, जितना पॉसिबिलिटीज था मैंने सारा आपको डिस्कस करके दे दिया है, एक एक पॉसिबिलिटीज मैंने आपको डिस्कस करके दे दिया है, ठीक है, एक एक पॉसिबिलिटीज मैंने डिस्कस करके दे दिया है आपको। तो अभी मैं रिजल्ट बनाता हूँ आपको, और रिजल्ट को ध्यान से देखिए, और जितना मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर नहीं जाएगा, ये बहुत टफ टॉपिक भी माना जाता है अपने आप में, है ना। चलिए रिजल्ट, तो सबसे पहले देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4। तो इसमें दो केस होता है, एक होता है sp3 और एक होता है dsp2। तो sp3 में नहीं होता है ना, आपने देखा था। और dsp2 में कौन कौन सा केस होता है भाई, तो m a2 और b2 आपने देखा था सारा, m ab का होल ट्वाइस, m a2bc और m abcd, ये आपने देखा था। दूसरा फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, तो इसमें तो दोनों के लिए होता है ना, और इसमें dsp2 रहे या sp3d2 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप देखें तो इसमें होता है m a4b2, m a4bc, सॉरी ये m a का होल ट्वाइस और b2, a3b3, फिर m a2b2c2, और यहाँ पे m abcdef आपने देखा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या देखा था आपने, कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता है तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है ना, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है। कौन कौन सा, m a का होल थ्राइस, m ab का होल थ्राइस, फिर आपने देखा था m a का होल ट्वाइस b2, फिर आपने देखा था m a का होल ट्वाइस bc, फिर आपने देखा था m a b2c2, m a2b2c2, और फिर आपने देखा था m abcdef, है ना। इसमें 7 था, इसमें कितना था, 2 2 2 और 3, इसमें कितना था, 2 2
2 और 2, और इसमें 15 था, इसमें सब में 2, इसमें सब में 2। ठीक है, तो ये रिजल्ट एकदम दिमाग में बैठा लिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं फटाफट, तब लेक्चर खत्म हो जाएगा ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, कौन इसमें से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? तो भाई 4 पे तो होता नहीं है, 6 पे देख लेते हैं। ये क्या है? MAA, और ये कोई भी B2। चलिए MAA B2 देख लेते हैं। ये MAA का होल थ्राइस है ना, ये देख लीजिए क्या है आपका MAA B4, और ये MAA का होल ट्वाइस। सबसे पहले तो ये कटेगा, ठीक है, ये कटेगा, काम खत्म। उसके बाद ये कटेगा, 4 है ना, 4 वाला सारा काट दो, ये कटेगा, 2 और 4 6 और 6। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता है, ये पॉसिबिलिटी होता है MAA का होल थ्राइस, है ना। याद कीजिए रिजल्ट, यह रिजल्ट याद रहेगा, फटाफट बन जाएगा, नहीं रहेगा नहीं बनेगा, आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेगा। ये इसमें कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा भाई? तो देख लेते हैं। ये MAA B2 है, ये MAA का होल ट्वाइस, ये क्या है? MAA का होल ट्वाइस और B2 है, और ये क्या है आपका? MA2 और B2 है। कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? याद अगर आपको हो तो इसमें से आप रिजल्ट बताइए, कौन सा लगता है आपको कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना भाई। ये 4 है, ये तो हम नहीं देखे हैं, A B2 तो हम नहीं देखे हैं, है ना, A B2 तो नहीं देखे हैं, A का होल ट्वाइस भी नहीं देखे हम, है ना, ये भी गलत है ना। A का होल ट्वाइस और B2 ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ A का होल ट्वाइस और B2 और ये A2 B2, तो बताओ A2 B2 होता है? बिल्कुल होता है ना, A2 B2 होता है ना, बिल्कुल होता है, लेकिन ये होता है? नहीं होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो लग रहा होगा अभी फिलहाल कि सर ये भी तो होता है, ये भी होता है बाबू, बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +4 हो गया, तो +4 ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट करता है, डू नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो दिक्कत यहाँ पे, इसका ये रूल है, ये होता है, हो सकता था, लेकिन ये +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये पॉसिबल है। सिस्प्लैटिन आप याद कीजिए, सिस्प्लैटिन आपको मैंने बता रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो देखिए सबसे पहले मेटल निकालिए, ये M है, ये Pr3 का होल ट्वाइस है, HCO है ना। तो ये Pr3 का होल ट्वाइस क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ चलिए हम इसको मान लेते हैं कुछ भी, हम A का होल ट्वाइस मान लेते हैं, है ना, और इसको B और इसको C मान लेते हैं, ठीक है, ठीक। अब देखिए इसको देखिए, ये मेटल है, A5 है और B है। चलिए भाई इसमें देख लेते हैं, मेटल है, A4 है और B2 है। इसमें देख लेते हैं भाई, ये मेटल है, A का होल ट्वाइस है और B2 है। हाँ अब पॉसिबिलिटी तो है, A का होल ट्वाइस B2 है, हाँ, लेकिन इसमें ये पॉसिबल नहीं है, इसमें तो आइसोमर्स होगा नहीं। A to BC भी पॉसिबल है भाई, A to BC भी पॉसिबल है, लेकिन इसमें A to BC की अगर बात करो तो इसमें सिर्फ तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आएगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आएगा, है ना, ये ध्यान रखना। ये तो पहले ही कट गया है। तीसरा देखते हैं, A4 B2 की बात अगर करोगे, A4 B2 की अगर बात करोगे तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आएगा, नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आएगा, है ना। लेकिन A to B2 की बात करोगे, ठीक है ना, तो देखिए A to B2 की बात करोगे तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी होता है और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी होता है। अब किसका ज्यादा हो गया बताओ तो? अब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है तो 2, है ना, इसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है 2, लेकिन इसमें 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया, दोनों है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, यही तीनों का, कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा, कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा, और किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स है, या फिर नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछ देगा। तो भाई नंबर ऑफ आइसोमर्स तो 4, अदरवाइज ऐसे तो, लेकिन वो कभी पॉसिबल है जब आप रिजल्ट याद रखोगे। रिजल्ट याद रखोगे, क्वेश्चन एकदम डिट्टो बन जाता है तुरंत फिंगर टिप्स पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज इतना ही करते हैं, आपका ये खत्म हो गया। अब कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, ऑर्गेनोमेटालिक मेटालिक कंपाउंड्स, है ना, एंड एप्लीकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, एक लास्ट टॉपिक।
2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग, है ना, 7 और 8 लेक्चर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।